हेलो एवरीवन, हाउ आर यू। आप सभी का स्वागत है नव्या एजुकेशन हब पे। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक करें एंड सब्सक्राइब करें एंड रेगुलर अपडेट्स एंड वीडियो के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। मेरा नाम है अनुराग कुमार और आज हम पढ़ने वाले हैं 10th क्लास एनसीईआरटी का फर्स्ट चैप्टर केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। और ये जो लेसन है ये 10th क्लास का फर्स्ट चैप्टर है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। ठीक है, तो हम इसको बहुत ही इजी एंड इंटरेस्टिंग वे से पढ़ेंगे। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इंडेक्स। इस चैप्टर में हम क्या क्या पढ़ेंगे। ठीक है, तो इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे केमिकल रिएक्शन, फिजिकल चेंज, केमिकल इक्वेशन, बैलेंस केमिकल इक्वेशन। ठीक है, बैलेंस केमिकल इक्वेशन की डेफिनेशन, अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन, कॉम्बिनेशन रिएक्शन, डिकम्पोजिशन रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन, एक्सोथर्मिक रिएक्शन, एंडोथर्मिक रिएक्शन, ऑक्सीडेशन रिएक्शन, रिडक्शन रिएक्शन, नेक्स्ट प्रेसिपिटेशन रिएक्शन, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, फोटोकेमिकल रिएक्शन, कोरोजन एंड रेसिडिटी। तो इस चैप्टर में हम ये सभी डेफिनेशन करने वाले हैं और ये सभी डेफिनेशन बहुत ही इजी हैं। ठीक है, आप इस वीडियो को देखेंगे तो आपको सब अच्छे से समझ में आएगा और आप नोट भी कर सकते हैं। ठीक है, और कोई भी क्वेश्चन इस चैप्टर में यहाँ से बाहर नहीं आएगा। ठीक है, ये जो चैप्टर है एनसीईआरटी बेस्ड है आपका। ठीक है, सबसे पहले हम समझते हैं केमिकल रिएक्शन। व्हेन ए केमिकल रिएक्शन अकर फॉलोइंग चेंजेस टेक प्लेस ड्यूरिंग ए केमिकल रिएक्शन। जब भी कोई केमिकल रिएक्शन होती है तो फॉलोइंग चेंजेस होते हैं केमिकल रिएक्शन के दौरान। तो वो चेंजेस कौन से होते हैं? चेंज इन स्टेट, चेंज इन कलर, चेंज इन टेम्परेचर और इवोल्यूशन ऑफ गैस। तो क्या बताया मैंने आपको कि कोई भी केमिकल रिएक्शन जब भी होती है ना, तो उसमें कई तरह के चेंजेस आते हैं। तो जो चेंजेस आते हैं वो चेंज इन स्टेट हो सकता है, चेंज इन कलर हो सकता है, चेंज इन टेम्परेचर हो सकता है और इवोल्यूशन ऑफ गैस। और जब भी कोई केमिकल रिएक्शन होती है तो दो तरह के चेंजेस आते हैं। ठीक है, एक हम बोलते हैं फिजिकल चेंज और दूसरा क्या बोलते हैं? केमिकल चेंज। ठीक है, तो जो फिजिकल चेंज क्या है? नो न्यू केमिकल सब्सटेंस आर प्रोड्यूस। अगर कोई भी केमिकल रिएक्शन हो रही है और उसमें न्यू केमिकल सब्सटेंस नहीं बन रहा है तो उस रिएक्शन को हम क्या बोलेंगे? फिजिकल चेंज। ठीक है, और किसी रिएक्शन में अगर न्यू केमिकल सब्सटेंस प्रोड्यूस हो रहा है तो उस रिएक्शन को हम क्या बोलेंगे? केमिकल चेंज। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, कि जब भी कोई रिएक्शन होगी उसमें न्यू केमिकल सब्सटेंस प्रोड्यूस नहीं हो रहा है तो उसको हम फिजिकल चेंज बोलेंगे, और अगर न्यू केमिकल सब्सटेंस प्रोड्यूस हो रहा है तो उसको हम क्या बोलेंगे? केमिकल चेंज। नेक्स्ट, जैसे कि आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, ठीक है, मैंने यहाँ पे 6 प्रोसेस लिखी हुई हैं। मेल्टिंग ऑफ आइस, इवेपोरेशन ऑफ वाटर एंड डिसोल्यूशन ऑफ शुगर इन वाटर। तो जो ये फर्स्ट 3 प्रोसेस हैं, ठीक है, द फर्स्ट 3 प्रोसेस, फर्स्ट टू थर्ड, डू नॉट लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ एनी न्यू केमिकल सब्सटेंस। तो इन तीनों ही प्रोसेस में, मेल्टिंग ऑफ आइस में, इवेपोरेशन ऑफ वाटर में एंड डिसोल्यूशन ऑफ शुगर इन वाटर, इन तीनों ही प्रोसेस में कोई भी न्यू केमिकल सब्सटेंस नहीं बन रहा है। तो ऐसी रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं? फिजिकल चेंज बोलते हैं। ठीक है, इन तीनों ही रिएक्शन में, जैसे मेल्टिंग ऑफ आइस, इवेपोरेशन ऑफ वाटर एंड डिसोल्यूशन ऑफ शुगर इन वाटर, फॉर एग्जांपल आइस, लिक्विड, वाटर एंड वाटर वेपर आर केमिकली ऑल सेम, है ना। तो इन सभी रिएक्शन में जो आइस बन रहा है, लिक्विड वाटर बन रहा है या वाटर वेपर बन रहा है, ये केमिकली क्या है? सेम है। ठीक है, दैट इज वाटर है। तो इसमें कोई भी न्यू केमिकल सब्सटेंस नहीं बन रहा है, और जिस भी रिएक्शन में कोई न्यू केमिकल सब्सटेंस नहीं बनेगा उस रिएक्शन को हम क्या बोलेंगे? फिजिकल चेंज बोलेंगे। फिर नेक्स्ट है रस्टिंग ऑफ आयरन आर्टिकल सच एज तवा और पैन और नेल्स। ठीक है, नेल्स को हम क्या बोलते हैं? कील हिंदी में। स्पेशली इन दी रेनी सीजन, रेनी सीजन में जो आयरन के कोई भी मैटर है तो वो मॉइस्चर के कांटेक्ट में आता है तो उस पर क्या लग जाता है? रस्टिंग लग जाती है, या हम हिंदी में क्या बोल सकते हैं? जंग लगना। ठीक है, और सोरिंग ऑफ मिल्क इन समर, समर में जो मिल्क है वो कैसा हो जाता है? खट्टा हो जाता है। और बर्निंग ऑफ कोक इन एयर। ठीक है, तो जो ये तीनों प्रोसेस हैं, 4th, 5th, 6th, है ना, इसमें न्यू केमिकल सब्सटेंस क्या होता है? प्रोड्यूस होता है। अब इसमें न्यू केमिकल सब्सटेंस प्रोड्यूस हो रहा है तो इस रिएक्शन को हम क्या बोलेंगे?
केमिकल चेंज। क्या बोलेंगे? केमिकल चेंज। तो जैसा कि मैंने आपको बताया, जो फर्स्ट 3 प्रोसेस हैं उसमें तीनों में ही वाटर है, ठीक है, और न्यू केमिकल सब्सटेंस नहीं बन रहा है, तो ऐसे रिएक्शन को हम क्या बोलेंगे? फिजिकल चेंज। और जो 4th, 5th एंड 6th रिएक्शन है, ठीक है, इसमें न्यू केमिकल सब्सटेंस फॉर्म हो रहा है, तो इस रिएक्शन को हम क्या बोलेंगे? केमिकल चेंज। नेक्स्ट, ये फिजिकल चेंज की डेफिनेशन है, ठीक है। सच प्रोसेस इन विच नो न्यू केमिकल सब्सटेंस आर फॉर्म आर कॉल्ड फिजिकल चेंज, ठीक है। ऐसी प्रोसेस जिसमें न्यू केमिकल सब्सटेंस नहीं बनते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? फिजिकल चेंज बोलते हैं। और जैसा कि मैंने आपको बताया था, जो 4th to 6th प्रोसेस है, ठीक है, 4th to 6th प्रोसेस जो हमने अभी रीड की थी, लाइक रस्टिंग ऑफ आयरन आर्टिकल सच एस तवा और पैन नेल स्पेशली इन रेनी सीजन, सोरिंग ऑफ मिल्क इन समर और बर्निंग ऑफ कोक इन एयर। The original substance lose their nature and identity and form new chemical substance। तो इन 4th to जो 6th प्रोसेस है, इसमें जो ओरिजिनल सब्सटेंस है वो अपना नेचर क्या कर रहा है? लूज कर रहा है, ठीक है, और आइडेंटिटी क्या कर रहा है? लूज कर रहा है, और एक न्यू केमिकल सब्सटेंस बन रहा है, ठीक है, एक न्यू केमिकल सब्सटेंस बन रहा है। तो ऐसे रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं? केमिकल चेंज बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल, रस्ट इज केमिकली ए डिफरेंट कंपाउंड देन ओरिजिनल सब्सटेंस आयरन। आपने देखा होगा कि लोहे में जब भी जंग लगता है तो लोहे की सरफेस पे ब्राउन कलर के, रेडिश ब्राउन कलर के पार्टिकल्स होते हैं, ठीक है, तो वो आयरन से क्या होते हैं? डिफरेंट होते हैं, और उसमें न्यू केमिकल सब्सटेंस बन रहा है, ठीक है, तो इसीलिए हम उसको क्या बोलेंगे? केमिकल चेंज बोलेंगे। इसी तरह सिमिलरली, वी कैन नॉट ड्रिंक मिल्क विच हैज टर्न सोर बिकॉज द प्रॉपर्टी ऑफ मिल्क हैज चेंज टू फॉर्म सम न्यू सब्सटेंस। जो मिल्क है, ठीक है, अगर हम उसको टाइम के साथ वो क्या हो जाएगा? खट्टा हो जाएगा, और जो खट्टा मिल्क है उसको हम ड्रिंक नहीं कर सकते, ठीक है, तो जो मिल्क की प्रॉपर्टी क्या हो गई है? चेंज हो गई है, ठीक है, जो मिल्क है वो एसिडिक हो गया है, ठीक है, और उसमें न्यू सब्सटेंस प्रोड्यूस हो रहे हैं। तो और जिस भी रिएक्शन में न्यू केमिकल सब्सटेंस प्रोड्यूस होंगे उसको हम क्या बोलेंगे? केमिकल चेंज, ठीक है, क्या बोलेंगे? केमिकल चेंज। तो हमने 2 तरह की रिएक्शन पढ़ी, एक जिसमें न्यू केमिकल सब्सटेंस फॉर्म नहीं हो रहे हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं? फिजिकल चेंज बोलते हैं। और ऐसी प्रोसेस जिसमें ओरिजिनल सब्सटेंस लूज देयर आइडेंटिटी एंड नेचर और फॉर्म न्यू केमिकल सब्सटेंस, तो ऐसी रिएक्शंस को हम क्या बोलते हैं? केमिकल चेंज बोलते हैं, ठीक है। सच प्रोसेस इन विच ओरिजिनल सब्सटेंस लूज देयर नेचर एंड आइडेंटिटी एंड फॉर्म न्यू केमिकल सब्सटेंस विद डिफरेंट प्रॉपर्टी आर कॉल्ड केमिकल चेंज, ठीक है। तो इसमें हमने क्या पढ़ा केमिकल चेंज में? कि जो ओरिजिनल सब्सटेंस है वो अपना नेचर लूज कर रहा है और आइडेंटिटी भी लूज कर रहा है, ठीक है, और फॉर्म कर रहा है न्यू केमिकल सब्सटेंस जिसकी प्रॉपर्टी क्या है? डिफरेंट है, तो उसी को हम क्या बोल रहे हैं? केमिकल चेंज, ठीक है। और द प्रोसेस इन्वॉल्विंग ए केमिकल चेंज इज कॉल्ड केमिकल रिएक्शन। और जो भी प्रोसेस इन्वॉल्व हो रही है जिसमें केमिकल चेंज आ रहा है उस रिएक्शन को हम क्या बोल रहे हैं? केमिकल रिएक्शन। नेक्स्ट, केमिकल इक्वेशन, ठीक है, बिल्कुल इजी है, ठीक है, बस आप मेरी वर्डिंग सुने ध्यान से तो आपको ये अभी याद हो जाएगी, ठीक है। केमिकल इक्वेशन क्या होता है? शॉर्ट हैंड मेथड ऑफ रिप्रेजेंटिंग ए केमिकल रिएक्शन इन टर्म ऑफ सिंबल एंड फार्मूली ऑफ डिफरेंट रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट इज कॉल्ड केमिकल इक्वेशन। shorthand method of representing a chemical reaction in term of symbol and formulae of different reactant and product is called chemical equation। जैसे कि आप देख सकते हैं कि ये जो है कार्बन का सिंबल है और ये S जो है इसकी स्टेट को रिप्रेजेंट कर रहा है, मीन्स जो कार्बन है वो सॉलिड स्टेट में है, ठीक है, और जो O2 है ये ऑक्सीजन गैस है, और जो G है ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि जो ऑक्सीजन है गैसेस फॉर्म में है, ठीक है, और CO2 ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? कार्बन डाइऑक्साइड गैस को, और जो ये G है ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि जो CO2 है कार्बन डाइऑक्साइड है वो गैसेस फॉर्म में है, ठीक है, और प्लस का साइन है, और ये हीट जो है शो कर रहा है कि इस रिएक्शन में क्या प्रोड्यूस हो रही है? हीट प्रोड्यूस हो रही है। तो जिस भी रिएक्शन में हीट प्रोड्यूस होती है उस रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं? एक्सोथर्मिक रिएक्शन बोलते हैं, ठीक है। अब जो आपको ये एरो दिखाई दे रहा है, एरो से, ठीक है, पहले अगर हम बात करें लेफ्ट हैंड साइड में, ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं? रिएक्टेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रिएक्टेंट। एरो से पहले
ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड में, तो उसको हम क्या बोल रहे हैं, रिएक्टेंट बोल रहे हैं, ठीक है। और एरो के बाद राइट हैंड साइड में, उसको हम क्या बोलते हैं, प्रोडक्ट बोलते हैं, ठीक है। और जो ये सी है ये कार्बन को रिप्रेजेंट कर रहा है, जो ये O2 है, ठीक है, ये ऑक्सीजन को रिप्रेजेंट कर रहा है, और जो CO2 है वो कार्बन डाइऑक्साइड को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो इस रिएक्शन के जरिए हम क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं, एक केमिकल रिएक्शन रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है, सिंबल के जरिए और फार्मूले के जरिए, ठीक है। और हमें पता चल रहा है कि जो C प्लस O2 है ये रिएक्टेंट है, ठीक है, और CO2 प्लस जो हीट है वो क्या है, प्रोडक्ट है। क्या है, प्रोडक्ट। और यहाँ पे रिएक्टेंट है, रिएक्टेंट किस में कन्वर्ट हो रहा है, प्रोडक्ट में, ठीक है। जो रिएक्टेंट है वो लेफ्ट हैंड साइड में है और जो प्रोडक्ट है वो राइट हैंड साइड में है, ठीक है। तो आप सभी को ये अच्छे से समझ में आ गया होगा, ठीक है। शॉर्ट हैंड मेथड ऑफ रिप्रेजेंटिंग ए केमिकल रिएक्शन, हम एक केमिकल रिएक्शन को शॉर्ट टर्म में रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है, इन टर्म ऑफ सिंबल एंड फॉर्मूले, डिफरेंट रिएक्टेंट को एंड डिफरेंट प्रोडक्ट को, तो उसी को हम क्या बोलते हैं, केमिकल रिएक्शन बोलते हैं। नेक्स्ट, राइटिंग ऑफ ए केमिकल इक्वेशन, ठीक है। कोई भी केमिकल इक्वेशन है या केमिकल रिएक्शन है, हम किस तरह लिखते हैं, जैसा कि अभी आपको बताया है ना, कि हम सिंबल यूज़ करते हैं, फार्मूला यूज़ करते हैं, ठीक है। और एरो से पहले जो है लेफ्ट हैंड साइड होता है, ठीक है, और लेफ्ट हैंड साइड होता है और उसके बीच में क्या होता है, प्लस का निशान होता है। जो टू डिफरेंट एलिमेंट लिए हमने रिएक्टेंट में, ठीक है, उसमें उनके बीच में क्या होता है, प्लस का सिंबल होता है। इसी तरह प्रोडक्ट में है ना, प्रोडक्ट जो है राइट हैंड साइड में होता है, ठीक है, और उसमें भी दो जो एलिमेंट हैं उनके बीच में क्या होता है, प्लस का साइन होता है। और रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के बीच में किसका निशान होता है, एरो का निशान होता है। एन एरो साइन इज पुट बिटवीन द रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट पॉइंटिंग फ्रॉम रिएक्टेंट टुवर्ड प्रोडक्ट, है ना। जो एरो है ये शो कर रहा है कि रिएक्टेंट जो है वो किस में कन्वर्ट हो रहा है, प्रोडक्ट में, ठीक है। एक बार और हम समझेंगे, ठीक है। जो C है ये कार्बन को रिप्रेजेंट कर रहा है, जो O2 है वो ऑक्सीजन को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है, और इसके बीच में प्लस का साइन है, ठीक है। और ये लेफ्ट हैंड साइड रिएक्टेंट, और जो रिएक्टेंट है कार्बन और ऑक्सीजन रिएक्ट करके किस में कन्वर्ट हो रहे हैं, प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहे हैं। और जो हमारा प्रोडक्ट है वो राइट हैंड साइड में होगा, प्रोडक्ट जो है राइट हैंड साइड में। और जो एरो है ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि जो रिएक्टेंट है वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है। आप सभी को ये अच्छे से समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब हम नेक्स्ट डेफिनेशन समझते हैं, बैलेंस केमिकल इक्वेशन, ठीक है। नाम से ही पता चल रहा है कि जो रिएक्टेंट है और प्रोडक्ट है, तो इसमें जितने भी एलिमेंट हैं, जितने एलिमेंट अगर हम बात करें, यहाँ पे जितने आयरन, यहाँ पे 3 आयरन है, ठीक है, और यहाँ पे भी क्या है, 3 आयरन है, ठीक है। अगर सेम नंबर ऑफ आयरन है, ठीक है, बोथ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट में, ठीक है, तो हम उसको क्या बोलेंगे, बैलेंस केमिकल इक्वेशन बोलेंगे। और अगर जो नंबर है वो सेम नहीं है, ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि रिएक्टेंट में आयरन के साथ में कुछ नहीं लगा हुआ है, और यहाँ पे आयरन के साथ में क्या लगा हुआ है, 3 लगा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे आयरन 3 है, जो प्रोडक्ट में आयरन है वो 3 है, और यहाँ पे जो रिएक्टेंट में आयरन है 1 है, ठीक है। तो यहाँ पे बैलेंस नहीं है, तो इसीलिए हम इस रिएक्शन को क्या बोलेंगे, अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन बोलेंगे। यहाँ हम इसको क्या बोलते हैं, अनबैलेंस और स्कैटल इक्वेशन भी बोलते हैं, ठीक है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, बैलेंस केमिकल इक्वेशन, सच एन इक्वेशन इन विच नंबर ऑफ एटम ऑफ ईच एलिमेंट ऑन 2 साइड ऑफ इक्वेशन आर इक्वल इज कॉल्ड बैलेंस केमिकल इक्वेशन, ठीक है। क्या होती है बैलेंस केमिकल इक्वेशन, कि रिएक्टेंट में और प्रोडक्ट में बोथ साइड जो एलिमेंट हैं, ठीक है, अगर वो इक्वल नंबर में हैं तो उन्हें हम क्या बोलेंगे, बैलेंस केमिकल इक्वेशन। क्या बोलेंगे, बैलेंस केमिकल इक्वेशन। रिएक्टेंट के जो एलिमेंट हैं और प्रोडक्ट के जो एलिमेंट हैं अगर वो इक्वल हैं बोथ साइडेड में, तो उसे हम क्या बोलेंगे, बैलेंस केमिकल इक्वेशन, ठीक है। इसी तरह है अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन, सच एन इक्वेशन in which number of atom of different element is not equal on 2 side of the equation is called an unbalanced chemical equation, ठीक है। अब जो रिएक्टेंट है और प्रोडक्ट है, और रिएक्टेंट में जो एलिमेंट हैं, ठीक है, और प्रोडक्ट में जो एलिमेंट हैं अगर वो बोथ साइड इक्वल नहीं है, तो ऐसे रिएक्शन को हम क्या बोलेंगे, अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन बोलेंगे। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे जो आयरन है, यहाँ पे एक आयरन है,
यहाँ पे 3 आयरन है, ठीक है, यहाँ पे 1 आयरन है, यहाँ पे 3 आयरन है। यहाँ पे अगर हम हाइड्रोजन की बात करें तो 4 टू द 8, यहाँ पे 8 हाइड्रोजन हो गए, यहाँ पे भी 8 हाइड्रोजन है, यहाँ पे 4 ऑक्सीजन है, यहाँ पे भी 4 ऑक्सीजन है। तो यहाँ पे आयरन बैलेंस नहीं है, जबकि जो ऊपर वाली रिएक्शन है, ठीक है, ये बैलेंस इक्वेशन है। आप देख सकते हैं यहाँ पे भी 3 आयरन है, यहाँ पे भी 3 आयरन है, और यहाँ पे ऑक्सीजन 4 है, ठीक है, और यहाँ पे हम बात करें तो यहाँ पे 4 ऑक्सीजन होगी, और यहाँ पे हाइड्रोजन कितने हो गए 4 टू द 8, और यहाँ पे भी कितने हैं 8 है, ठीक है। तो इन दोनों ही डेफिनेशन में हमने क्या समझा कि अगर रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट में इक्वल नंबर ऑफ एटम हैं, ठीक है, ये एलिमेंट है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, बैलेंस केमिकल इक्वेशन। और अगर रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में जो एटम और एलिमेंट हैं अगर वो इक्वल नहीं है तो उनको हम क्या बोलेंगे, अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन। नेक्स्ट, ठीक, फिर बैलेंसिंग ऑफ ए केमिकल इक्वेशन मीन्स मेकिंग द नंबर ऑफ एटम ऑफ ईच एलिमेंट इक्वल ऑन बोथ साइड ऑफ द इक्वेशन, ठीक है। हम केमिकल इक्वेशन को बैलेंस क्यों करते हैं, ठीक है, कि जो रिएक्टेंट है और प्रोडक्ट है उसमें जो एटम और एलिमेंट है वो सेम होने चाहिए, ठीक है। और इम्पोर्टेंस क्या है बैलेंस केमिकल इक्वेशन की, द इम्पोर्टेंस ऑफ ए बैलेंस केमिकल इक्वेशन लाई इन द फैक्ट दैट इट सेटिस्फाई द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, कि अगर जो हमारी केमिकल इक्वेशन है वो बैलेंस है, मीन्स रिएक्टेंट में जो एटम ऑफ एलिमेंट है और प्रोडक्ट में जो एटम ऑफ एलिमेंट है अगर वो इक्वल नंबर में है, ठीक है, तो वो किसको फॉलो करते हैं, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को। किसको फॉलो करते हैं, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को। दैट इज इन ए केमिकल रिएक्शन टोटल मास ऑफ ऑल प्रोडक्ट इज इक्वल टू द टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट, ठीक है। अगर जो बैलेंस केमिकल इक्वेशन है उसमें जो टोटल मास है रिएक्टेंट का, है ना, वही उतना ही मास किसका होगा, टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट का। और ये किसको फॉलो करता है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को। तो आपको ये याद नहीं करना है, आपको बस इतना ध्यान रखना है कि जो बैलेंस केमिकल इक्वेशन है, ठीक है, उसमें वो किसको फॉलो करता है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो करता है। और लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या है कि जो बैलेंस केमिकल इक्वेशन है उसमें रिएक्टेंट का जितना मास है उतना ही किसका मास है, प्रोडक्ट का मास है, ठीक है। और ये क्वेश्चन मल्टीपल में आया हुआ है सीबीएसई में पहले भी, ठीक है, कि जो बैलेंस केमिकल इक्वेशन है वो किसको फॉलो करती है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को। अब हम नेक्स्ट स्लाइड पे जाते हैं, ठीक है। कॉम्बिनेशन रिएक्शन बिल्कुल इजी है, ठीक है। दूस रिएक्शन इन विच 2 और मोर एलिमेंट और कंपाउंड कंबाइंड टुगेदर टू फॉर्म ए सिंगल कंपाउंड आर कॉल्ड कॉम्बिनेशन रिएक्शन, ठीक है। ऐसी रिएक्शन जिनमें 2 और मोर एलिमेंट मिलके एक सिंगल कंपाउंड बनाते हैं, तो ऐसी रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं, कॉम्बिनेशन रिएक्शन बोलते हैं। तो आप इसमें देख सकते हैं यहाँ पे जो कार्बन है सिंगल एलिमेंट है और ऑक्सीजन जो है सिंगल एलिमेंट है, और ये दोनों एलिमेंट मिलके एक कंपाउंड बना रहे हैं और उस कंपाउंड को हम क्या बोल रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड। तो ऐसी रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं, कॉम्बिनेशन रिएक्शन, ठीक है। और कॉम्बिनेशन में जो कंबाइन है इसका मीनिंग क्या होता है, जुड़ना। तो यहाँ पे एक एलिमेंट कार्बन है और एक एलिमेंट ऑक्सीजन है और ये दोनों एलिमेंट मिलके क्या बना रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। तो ऐसी रिएक्शन जिसमें 2 और मोर एलिमेंट, ठीक है, और कंपाउंड कंबाइन होते हैं टुगेदर टू फॉर्म ए सिंगल कंपाउंड, तो उसको हम क्या बोलते हैं, कॉम्बिनेशन रिएक्शन, ठीक है। इसी तरह है डिकम्पोजिशन रिएक्शन, ठीक है। दूस रिएक्शन इन विच ए सिंगल कंपाउंड ब्रेक डाउन टू गिव 2 और मोर सिंपल सब्सटेंस आर कॉल्ड डिकम्पोजिशन रिएक्शन। ऐसे रिएक्शन जिसमें एक सिंगल कंपाउंड जो है वो ब्रेक होता है 2 और मोर एलिमेंट में, तो उसको हम क्या बोलते हैं, डिकम्पोजिशन रिएक्शन। डिकम्पोजिशन मीन्स क्या होता है, टूटना, ठीक है। और कंबाइन मीन्स क्या होता है, कंबाइन मीन्स क्या होता है, जुड़ना, ठीक है। डिकम्पोजिशन मीन्स क्या होता है, टूटना। तो यहाँ पे जो सिंगल कंपाउंड है ना, वो क्या हो रहा है, ब्रेक हो रहा है 2 और मोर एलिमेंट में, तो ऐसे रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं, डिकम्पोजिशन रिएक्शन बोलते हैं। दूस रिएक्शन इन विच ए सिंगल कंपाउंड ब्रेक डाउन टू गिव 2 और मोर सिंपल सब्सटेंसेस आर कॉल्ड डिकम्पोजिशन रिएक्शन। यहाँ पे जो लीड नाइट्रेट है, लीड का फार्मूला क्या है, Pb, और नाइट्रेट का क्या है, NO3 की 2। यहाँ पे ये हमारा कंपाउंड है लीड नाइट्रेट और इसका कलर कैसा होता है, वाइट होता है, ठीक है। और जब हम इसको लीड नाइट्रेट को हीट करेंगे, ठीक है, तो इसमें लीड ऑक्साइड बनेगा, ठीक है, जो कौन से कलर का होगा, येलो कलर का होगा।
कौन से कलर का, येलो कलर का, ठीक है। और इसमें नाइट्रोजन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होगी जो कौन से कलर की फ्यूम प्रोड्यूस करेगी, ब्राउन कलर की फ्यूम्स प्रोड्यूस करेगी और ऑक्सीजन गैस निकलेगी, ठीक है। तो ये जो रिएक्शन है डिकम्पोजिशन की, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है और यही जो रिएक्शन है ये एक्टिविटी में भी आ रखी है और डिफरेंट कम्पिटिटिव एग्जाम में ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगर मैं बात करूं तो सीबीएसई में भी ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आपसे यही पूछेंगे कि आपको एक वाइट कलर का सब्सटेंस दिया गया है, उसको हीट करने पे वो एक येलो कलर के सब्सटेंस में चेंज होता है और ब्राउन कलर की फ्यूम निकलती है। तो जो ब्राउन कलर की फ्यूम निकलती है वो कौन सी गैस है, तो वो कौन सी गैस है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है, ठीक है। और जो येलो कलर का सब्सटेंस प्रोड्यूस होता है वो क्या है, लीड ऑक्साइड है, ठीक है। और जो वाइट कलर का है वो क्या है, लीड नाइट्रेट है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि जो लीड नाइट्रेट है वो वाइट कलर का सब्सटेंस है और जब हम उसको हीट करेंगे तो वो कन्वर्ट होएगा येलो कलर के सब्सटेंस में, ठीक है, जो क्या है, लीड ऑक्साइड है। प्लस में नाइट्रोजन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस हो रही है, ठीक है, जिसका कलर कैसा है, ब्राउन फ्यूम्स प्रोड्यूस हो रही है। नेक्स्ट, ठीक है, ये आप देख सकते हैं, ठीक है। डिकम्पोजिशन, थर्मल मीन्स क्या होता है, टेम्परेचर, ठीक है। अगर हम टेम्परेचर देंगे, ठीक है, किसी कंपाउंड को, ठीक है, यहाँ पे जो हमने कंपाउंड लिया हुआ है, कौन सा कंपाउंड लिया हुआ है, कैल्शियम कार्बोनेट। और कैल्शियम कार्बोनेट को जब हम हीट करेंगे तो वो ब्रेक होगा कैल्शियम ऑक्साइड प्लस में कार्बन डाइऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड प्लस में कार्बन डाइऑक्साइड। तो आपको ध्यान रखना है, ठीक है, कि आपको जब भी इस तरह की रिएक्शन दें, है ना, तो जो कैल्शियम कार्बोनेट ये ब्रेक हो रहा है कैल्शियम ऑक्साइड में और कार्बन डाइऑक्साइड में, ठीक है। तो ये किसकी वजह से हो रहा है, टेम्परेचर की वजह से हो रहा है। तो टेम्परेचर की वजह से हो रहा है तो इसको हम क्या बोलते हैं, थर्मल डिकम्पोजिशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, थर्मल डिकम्पोजिशन। इसी तरह, ठीक है, यहाँ पे 2H2O दिया हुआ है और जो H2O है ये किसका फार्मूला है, वाटर का फार्मूला है, ठीक है, वाटर का फार्मूला। और वाटर में से जब हम इलेक्ट्रिक करंट पास करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं, तो जो वाटर है वो ब्रेक हो जाता है हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन में, हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन में। जब हम वाटर में से इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं तो जो वाटर है वो ब्रेक हो जाता है हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन में। तो इसी को हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन। क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन, या हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोलिसिस डिकम्पोजिशन भी बोल सकते हैं। तो बिल्कुल ईजी है कि वाटर में से जब इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं तो जो वाटर है वो ब्रेक होता है हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन में। इसी तरह यहाँ पे हमने लिया हुआ है H2O2, ये क्या है, हाइड्रोजन परऑक्साइड। क्या है, हाइड्रोजन परऑक्साइड। और हाइड्रोजन परऑक्साइड पे जब सनलाइट आती है तो जो हाइड्रोजन परऑक्साइड है वो ब्रेक हो जाता है वाटर प्लस ऑक्सीजन में, वाटर प्लस ऑक्सीजन में। तो इसको हम क्या बोलते हैं, फोटो डिकम्पोजिशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, फोटो डिकम्पोजिशन, या हम क्या बोलते हैं, फोटोलिसिस बोलते हैं। तो आपको ध्यान रखना है कि जो कैल्शियम कार्बोनेट है अगर हम उसको हीट देंगे तो वो ब्रेक हो गया कैल्शियम ऑक्साइड प्लस में कार्बन डाइऑक्साइड में, और इसको हम क्या बोलते हैं, थर्मल डिकम्पोजिशन बोलते हैं। थर्मल मीन्स क्या होता है, टेम्परेचर। इसी तरह वाटर में से जब हम इलेक्ट्रिसिटी पास करेंगे तो जो वाटर है वो ब्रेक होता है हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन में, और इसको हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन या इलेक्ट्रोलिसिस डिकम्पोजिशन। इसी तरह है हाइड्रोजन परऑक्साइड, जब हाइड्रोजन परऑक्साइड सनलाइट की प्रेजेंस में आता है तो वो ब्रेक होता है वाटर प्लस ऑक्सीजन में, इसको हम क्या बोलते हैं, फोटो डिकम्पोजिशन या फोटोलिसिस। नेक्स्ट, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है ना, कौन सी रिएक्शन होती है डिस्प्लेसमेंट, दूस रिएक्शन इन विच मोर रिएक्टिव एलिमेंट डिस्प्लेस लेस रिएक्टिव एलिमेंट इज नोन एज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ऐसी रिएक्शन जिसमें मोर रिएक्टिव एलिमेंट क्या करता है, डिस्प्लेस कर देता है लेस रिएक्टिव एलिमेंट को, तो ऐसी रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बोलते हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जो आयरन है, ठीक है, ये मोर रिएक्टिव है, और जो कॉपर है, ठीक है, यहाँ पे ये कॉपर सल्फेट है, और जो ये कॉपर सल्फेट है कंपाउंड है, ठीक है। यहाँ पे जो आयरन है वो मोर रिएक्टिव है और जो कॉपर है लेस रिएक्टिव है, ठीक है। आयरन क्या है, मोर रिएक्टिव है, और जो कॉपर है लेस रिएक्टिव है। तो आयरन क्या करेगा, कॉपर को रिप्लेस कर देगा, कॉपर को हटा के कॉपर की जगह आ जाएगा, ठीक है। तो हमारा क्या बन जाएगा, आयरन सल्फेट प्लस में कॉपर, ठीक है। आपको समझ में आ गया होगा कि जो आयरन है वो मोर रिएक्टिव है और जो कॉपर है वो लेस रिएक्टिव है। तो जो आयरन है वो कॉपर को हटा के, है ना, कॉपर की जगह आ जाएगा,
कॉपर की जगह क्यों आ जाएगा, क्योंकि कॉपर लेस रिएक्टिव है और आयरन क्या है, मोर रिएक्टिव है, तो यहाँ पे हमारा क्या बन जाएगा, आयरन सल्फेट। ठीक है, तो दूस रिएक्शन इन विच मोर रिएक्टिव एलिमेंट डिस्प्लेस लेस रिएक्टिव एलिमेंट इज नोन एज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। नेक्स्ट, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। क्या होता है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन? दूस रिएक्शन इन विच टू आयनिक कंपाउंड इन सोल्यूशन, है ना, दूस रिएक्शन इन विच टू आयनिक कंपाउंड इन सोल्यूशन रिएक्ट बाय एक्सचेंज ऑफ देयर आयन टू फॉर्म न्यू कंपाउंड आर कॉल्ड डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ठीक है, ऐसी रिएक्शन जिसमें हमने टू आयनिक कंपाउंड के सोल्यूशन लिए हैं, ठीक है, और जब हम उनको मिक्स करते हैं तो वो आपस में क्या करते हैं, एक्सचेंज ऑफ आयन करते हैं, ठीक है, और एक न्यू तरह का कंपाउंड बनता है। तो ऐसी रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बोलते हैं। ठीक है, आप यहाँ पे देख सकते हैं Na2SO4, इसको हम क्या बोलते हैं, सोडियम सल्फेट बोलते हैं। ठीक है, तो हमने एक टेस्ट ट्यूब में क्या लिया, सोडियम सल्फेट ले लिया, ठीक है, और दूसरी टेस्ट ट्यूब में हमने क्या ले लिया, बेरियम क्लोराइड ले लिया। बेरियम को हम बोलते हैं Ba और क्लोराइड को बोलते हैं Cl2। ठीक है, तो एक टेस्ट ट्यूब में हमने सोडियम सल्फेट ले लिया और एक टेस्ट ट्यूब में बेरियम क्लोराइड ले लिया, और इन दोनों टेस्ट ट्यूब के सोल्यूशन को हमने क्या कर दिया, मिक्स कर दिया। और जब हम इन दोनों को मिक्स करते हैं तो इनमें जो आयन है वो एक दूसरे को क्या करते हैं, एक्सचेंज करते हैं, एक दूसरे की पोजीशन को क्या कर देते हैं, प्लेस को चेंज कर देते हैं। ठीक है, ऑन मिक्सिंग, है ना, और न्यू तरह के सब्सटेंस बनते हैं। ठीक है, तो ऐसी रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। क्या बोलते हैं, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। जो सोडियम सल्फेट का सोल्यूशन है और बेरियम क्लोराइड का सोल्यूशन है, जब हम इसको मिक्स करते हैं तो ये आपस में रिएक्ट करते हैं और इनके आयन क्या होते हैं, एक्सचेंज होते हैं। एक्सचेंज मीन्स एक दूसरे का प्लेस ले लेते हैं। ठीक है, और एक न्यू केमिकल कंपाउंड बनता है। ठीक है, तो इस ऐसी रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बोलते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे जो Na2 है वो Cl2 के साथ क्या बनाएगा, 2NaCl बनाएगा, और जो बेरियम है वो सल्फेट के साथ में क्या बनाएगा, बेरियम सल्फेट। ठीक है, अब यहाँ पे जो डिस्प्लेसमेंट है 2 टाइम हो रहा है, जो Na है वो क्लोरीन के साथ में और जो बेरियम है वो सल्फेट के साथ में। क्योंकि यहाँ पे 2 बार डिस्प्लेसमेंट हो रहा है तो इस रिएक्शन को हम क्या बोलेंगे, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। क्या बोलेंगे, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो दूस रिएक्शन इन विच टू आयनिक कंपाउंड इन सोल्यूशन रिएक्ट बाय एक्सचेंज ऑफ देयर आयन टू फॉर्म न्यू केमिकल कंपाउंड आर कॉल्ड डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। नेक्स्ट, एंडोथर्मिक रिएक्शन, बहुत ही इजी है। ठीक है, दीज आर दूस रिएक्शन इन विच हीट इज एब्जॉर्ब ड्यूरिंग द रिएक्शन इज कॉल्ड एंडोथर्मिक रिएक्शन। ठीक है, ऐसी रिएक्शन जो हीट क्या करती हैं, एब्जॉर्ब करती हैं ड्यूरिंग रिएक्शन, तो ऐसी रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं, एंडोथर्मिक रिएक्शन बोलते हैं। ठीक है, दूस रिएक्शन विच हीट इज एब्जॉर्ब ड्यूरिंग द रिएक्शन इज कॉल्ड एंडोथर्मिक रिएक्शन। और एक्सोथर्मिक रिएक्शन, दीज आर दूस रिएक्शन इन विच हीट इज इवॉल्व ड्यूरिंग द रिएक्शन इज कॉल्ड एक्सोथर्मिक रिएक्शन। तो बिल्कुल ईजी है और मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, एंडोथर्मिक रिएक्शन क्या होती हैं, ऐसी रिएक्शन जो हीट क्या करती हैं, एब्जॉर्ब करती हैं, तो उन्हें हम क्या बोलते हैं, एंडोथर्मिक रिएक्शन। और एक्सोथर्मिक रिएक्शन ऐसी रिएक्शन जो हीट क्या करती हैं, इवॉल्व करती हैं, या हीट क्या करती है, रिलीज करती हैं। ठीक है, रिएक्शन के टाइम में, तो ऐसी रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं, एक्सोथर्मिक रिएक्शन बोलते हैं। यहाँ पे एग्जाम्पल दिया हुआ है और ये इस एक्सोथर्मिक रिएक्शन के जो एग्जाम्पल हैं वो मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। यहाँ पे दिया हुआ है बर्निंग ऑफ नेचुरल गैस। ठीक है, अब कोई भी गैस है, बर्निंग ऑफ नेचुरल गैस, यहाँ पे नेचुरल गैस हमने कौन सी ली है, मीथेन। ठीक है, तो जो मीथेन गैस है, ठीक है, जब और कोई भी गैस जो बर्न होती है वो हमेशा ऑक्सीजन की प्रेजेंस में बर्न होगी। तो जो मीथेन गैस है वो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में बर्न हो रही है, तो वो क्या प्रोड्यूस कर रही है, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर, और उसमें क्या प्रोड्यूस हो रही है, हीट। अब इसमें हीट प्रोड्यूस हो रही है, तो ऐसी रिएक्शन जिसमें क्या प्रोड्यूस होती है, हीट प्रोड्यूस होती है, उसे हम क्या बोलते हैं, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। दूस रिएक्शन इन विच हीट इज रिलीज या हीट इज इवॉल्व ड्यूरिंग द रिएक्शन इज कॉल्ड एक्सोथर्मिक रिएक्शन। नेक्स्ट, तो हमने अभी एग्जाम्पल पढ़ा था बर्निंग ऑफ मीथेन गैस, इसके अलावा है रेस्पिरेशन। कौन सा एग्जाम्पल है, रेस्पिरेशन। ठीक है, आपको पता है कि हम जो फूड खाते हैं, ठीक है, उस फूड से क्या बनता है, ग्लूकोज बनता है, और जो ये ग्लूकोज है सेल के अंदर एंटर करता है। ठीक है, सेल में ये ग्लूकोज
एंटर करेगा और साइटोप्लाज्म में जो ये ग्लूकोज है ये पायरुवेट में कन्वर्ट हो जाएगा। जो ये ग्लूकोज है किस में कन्वर्ट हो जाएगा? पायरुवेट में। और ये जो पायरुवेट में कन्वर्ट होके ये किसके अंदर एंटर करेगा? माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। ठीक है, क्या बोला मैंने कि हम जो फूड खाते हैं उससे ग्लूकोज बनता है और ये ग्लूकोज सेल के अंदर एंटर करेगा और जो ग्लूकोज है वो पायरुवेट में कन्वर्ट होएगा। ग्लूकोज का पायरुवेट में कन्वर्ट होने को हम क्या बोलते हैं? ग्लाइकोलिसिस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ग्लाइकोलिसिस। और जो पायरुवेट है वो एंटर करेगा माइटोकॉन्ड्रिया में और माइटोकॉन्ड्रिया जो है पायरुवेट का ऑक्सीडेशन करेगा और माइटोकॉन्ड्रिया में क्या प्रोड्यूस होगा? कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी। तो जो एनर्जी है, ठीक है, वो एटीपी की फॉर्म में स्टोर हो जाएगी और जो वाटर है वो लंग्स के जरिए क्या हो जाएगा? इवेपोरेट हो जाएगा। और जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो लंग्स के जरिए नोज से क्या हो जाएगी? रिमूव हो जाएगी। ठीक है, तो जो रेस्पिरेशन की प्रोसेस है इसमें हमारी बॉडी में क्या होती है? हीट प्रोड्यूस होती है। ठीक है, और ऐसी रिएक्शन जो हीट प्रोड्यूस करती हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं? एक्सोथर्मिक रिएक्शन बोलते हैं। ठीक है, एक बार हम इसको रीड कर लेते हैं। वी नो दैट वी गेट द एनर्जी फॉर आवर लिविंग फ्रॉम द फूड दैट वी ईट। जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं, ठीक है, वो फूड क्यों खाते हैं? एनर्जी के लिए खाते हैं। द फूड सच एस राइस, पोटैटो एंड ब्रेड कंटेन कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, तो जो राइस हो गया, पोटैटो हो गया और ब्रेड हो गया, ठीक है, इसके अंदर क्या पाया जाता है? कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। और ड्यूरिंग डाइजेशन दे ब्रेक डाउन इनटू सिंपलर सब्सटेंस सच एस ग्लूकोज। ठीक है, हम जो फूड खाते हैं वो कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस है और हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम क्या करता है? कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस को सिंपल सब्सटेंस में कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, और जो फूड है, ठीक है, वो किस में कन्वर्ट होगा? ग्लूकोज में। ठीक है, और ग्लूकोज कहाँ जाएगा? सेल में जाएगा। ठीक है, और ग्लूकोज जो है किस में कन्वर्ट होगा? पायरुवेट में। ग्लूकोज के पायरुवेट में कन्वर्ट होने को हम क्या बोलते हैं? ग्लाइकोलिसिस बोलते हैं। अब जो पायरुवेट है वो एंटर करेगा माइटोकॉन्ड्रिया में। ठीक है, और माइटोकॉन्ड्रिया क्या प्रोड्यूस करेगा? कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी। जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो लंग्स के जरिए क्या हो जाएगी? बाहर निकल जाएगी और जो वाटर है लंग्स क्या कर देगा? इवेपोरेट कर देगा। ठीक है, और जो एनर्जी प्रोड्यूस होगी वो एटीपी की फॉर्म में स्टोर हो जाएगी। ठीक है, तो हमने लास्ट स्लाइड में एग्जाम्पल पढ़ा एक्सोथर्मिक रिएक्शन का। ठीक है, बर्निंग ऑफ मीथेन गैस जो क्या है? एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। इसी तरह जो रेस्पिरेशन है वो भी क्या है? एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। नेक्स्ट, रोटनिंग ऑफ वेजिटेबल मैटर। ठीक है, जो वेजिटेबल मैटर है वो जब सड़ता है, ठीक है, या डिकम्पोज होता है तो वो भी क्या करता है? एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। ठीक है, द डिकम्पोजिशन ऑफ वेजिटेबल मैटर इनटू कंपोजिट। जो हमारा वेजिटेबल मैटर है वो जब डिकम्पोज होता है, ये सड़ता है तो वो खाद में कन्वर्ट होता है। ठीक है, और वो भी कैसी प्रोसेस है? एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। कैसी है? एक्सोथर्मिक प्रोसेस। नेक्स्ट, ऑक्सीडेशन। ठीक है, ऑक्सीडेशन इज डिफाइंड एज ए प्रोसेस विच इन्वॉल्व गेन ऑफ ऑक्सीजन और लॉस ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है, तो उसे हम क्या बोलते हैं? ऑक्सीडेशन बोलते हैं। बिल्कुल सिंपल है। ठीक है, कि O से ऑक्सीजन है ना, तो ऑक्सीजन का क्या हो रहा है? गेन हो रहा है। मीन्स ऑक्सीजन क्या हो रही है? ऐड हो रही है। ठीक है, ऑक्सीजन क्या हो रही है? ऐड हो रही है। तो और हाइड्रोजन क्या हो रहा है? रिमूव हो रहा है। तो उसको हम क्या बोलेंगे? ऑक्सीडेशन बोलेंगे। ऐसी रिएक्शन जिसमें जो ऑक्सीजन है वो ऐड हो रही है और हाइड्रोजन क्या हो रहा है? रिमूव हो रहा है, तो उसे हम क्या बोलते हैं? ऑक्सीडेशन रिएक्शन बोलते हैं। Oxidation is defined as a process which involve gain of oxygen and loss of hydrogen is called oxidation reaction। इसी तरह रिडक्शन, ठीक, ऑक्सीडेशन का उल्टा हो जाएगा। रिडक्शन इज डिफाइंड एज ए प्रोसेस विच इन्वॉल्व गेन ऑफ हाइड्रोजन एंड लॉस ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, यहाँ पे हाइड्रोजन का तो एडिशन हो रहा है और ऑक्सीजन का क्या हो रहा है? लॉस हो रहा है, तो उसे हम क्या बोलेंगे? रिडक्शन बोलेंगे। क्या बोलेंगे? रिडक्शन। ठीक है, आप देख सकते हैं कि ऑक्सीडेशन में ऑक्सीजन का गेन हो रहा था और हाइड्रोजन का लॉस हो रहा था, बट रिडक्शन में क्या हो रहा है? गेन ऑफ हाइड्रोजन हो रहा है और लॉस ऑफ ऑक्सीजन। आप ये एग्जांपल से समझ सकते हैं। यहाँ पे देखो कॉपर ऑक्साइड है। ठीक है, अब यहाँ पे जो कॉपर ऑक्साइड है ना, यहाँ पे ऑक्सीजन है और यहाँ पे ऑक्सीजन नहीं है। अब यहाँ पे ऑक्सीजन नहीं है तो ऑक्सीजन का लॉस हो रहा है और जहाँ पे ऑक्सीजन का लॉस होगा, ठीक है, ऑक्सीजन का लॉस होगा तो उसको हम क्या बोलेंगे? रिडक्शन बोलेंगे। ठीक है, अब आप यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ पे हाइड्रोजन है और यहाँ पे हाइड्रोजन में ऑक्सीजन ऐड हो गई है, तो जहाँ पे ऑक्सीजन ऐड हो जाएगी तो उसे हम क्या बोलेंगे? ऑक्सीडेशन।
तो यहाँ पे कॉपर का तो क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है, और हाइड्रोजन का क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है। बिल्कुल सिंपल है। नेक्स्ट, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ठीक है, और रेड्यूसिंग एजेंट। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होते हैं, इज ए सब्सटेंस विच गिव्स ऑक्सीजन और गेन हाइड्रोजन, ठीक है, जो ऑक्सीजन देते हैं, ठीक है, जो गिव्स ऑक्सीजन और गेन हाइड्रोजन, ठीक है, तो उन्हें हम क्या बोलते हैं, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बोलते हैं, ठीक है। क्या बताया मैंने, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इज ए सब्सटेंस विच गिव्स ऑक्सीजन और गेन हाइड्रोजन, ए सब्सटेंस विच अंडरगोस रिडक्शन एक्ट एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ठीक है। जो सब्सटेंस है ना क्या होते हैं, अंडरगो रिडक्शन, जिनका रिडक्शन होता है, उन्हें हम क्या बोलते हैं, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बोलते हैं। इसी तरह रेड्यूसिंग एजेंट इज ए सब्सटेंस विच गिव्स हाइड्रोजन और गेन ऑक्सीजन, ठीक है, जो हाइड्रोजन क्या करते हैं, देते हैं, और ऑक्सीजन क्या करते हैं, गेन करते हैं, उन्हें हम क्या बोलते हैं, रेड्यूसिंग एजेंट बोलते हैं। या हम क्या बोल सकते हैं रेड्यूसिंग एजेंट को, ए सब्सटेंस विच अंडरगो ऑक्सीडेशन एक्ट एज ए रेड्यूसिंग एजेंट, ठीक है। आपको इतना ध्यान रखना है कि जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ठीक है, वो अंडरगो रिडक्शन, जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है वो अंडरगो रिडक्शन, है ना, और जो रेड्यूसिंग एजेंट है वो अंडरगो ऑक्सीडेशन, ठीक है। जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है वो अंडरगो रिडक्शन, और जो रेड्यूसिंग एजेंट है वो अंडरगो ऑक्सीडेशन। इसी को हम एग्जाम्पल से समझते हैं। आप स्क्रीन पे देख सकते हैं Fe2O3, यहाँ पे जो फेरिक ऑक्साइड है, ठीक है, वो क्या है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। जो फेरिक ऑक्साइड है ना, वो किसकी तरह बिहेव कर रहा है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह, है ना। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं Fe2 मीन्स आयरन है और O3 मीन्स ऑक्सीजन है, तो यहाँ पे ऑक्सीजन का क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है, ऑक्सीजन का लॉस हो रहा है, ठीक। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है, क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। और यहाँ पे जो एल्यूमिनियम है वो किसकी तरह बिहेव कर रहा है, रेड्यूसिंग एजेंट की तरह बिहेव कर रहा है, ठीक है। और यहाँ पे एल्यूमिनियम है और प्रोडक्ट में क्या है, Al2O3 है, एल्यूमिनियम ऑक्साइड है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, ऑक्सीजन का गेन हो रहा है, ऑक्सीजन का गेन हो रहा है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है, क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन। बिल्कुल सिंपल है। आप देख सकते हैं यहाँ पे फेरिक ऑक्साइड है, यहाँ पे ऑक्सीजन है आयरन के साथ, और यहाँ पे आयरन के साथ ऑक्सीजन नहीं है, ठीक है, तो लॉस ऑफ ऑक्सीजन हो रहा है, ठीक है, तो मीन्स क्या हो रहा है, यहाँ पे रिडक्शन हो रहा है। आपको बताया था कि जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है वो अंडरगो रिडक्शन, ठीक है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट अंडरगो रिडक्शन, और जो रेड्यूसिंग एजेंट है वो अंडरगो ऑक्सीडेशन, ठीक है। इसी तरह इसमें भी है, यहाँ पे जो कॉपर ऑक्साइड है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह बिहेव कर रहा है, ठीक है, और जो हाइड्रोजन है वो रेड्यूसिंग एजेंट की तरह बिहेव कर रहा है। अब आप यहाँ देख सकते हैं जो CuO है, कॉपर ऑक्साइड, कॉपर टू ऑक्साइड, है ना, यहाँ पे रिएक्टेंट में कॉपर ऑक्साइड है और जो प्रोडक्ट में कॉपर है, तो यहाँ पे लॉस ऑफ ऑक्सीजन हो रही है। अब लॉस ऑफ ऑक्सीजन हो रही है तो कॉपर ऑक्साइड, कॉपर का क्या हुआ है, रिडक्शन हुआ है, क्या हुआ है, रिडक्शन। इसी तरह यहाँ पे जो हाइड्रोजन है वो रेड्यूसिंग एजेंट है, ठीक है, और यहाँ पे जो हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन में ऑक्सीजन ऐड हुई है, हाइड्रोजन में ऑक्सीजन ऐड हुई है, तो हाइड्रोजन का क्या हुआ है, ऑक्सीडेशन हुआ है, क्या हुआ है, ऑक्सीडेशन। नेक्स्ट, रेडॉक्स रिएक्शन बिल्कुल इजी है, ठीक है। आपको ध्यान रखना है कि जो रेड है ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, रिडक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है, और जो ऑक्स है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ऑक्सीडेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। जो रेड है वो रिडक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है और जो ऑक्स है वो ऑक्सीडेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ऐसी रिएक्शन जिसमें रिडक्शन और ऑक्सीडेशन साइमल्टेनियसली हो रहा है, साइमल्टेनियसली मीन्स एक साथ हो रहा है, ठीक है, साइड बाय साइड हो रहा है, तो ऐसे रिएक्शन को हम क्या बोलेंगे, रेडॉक्स रिएक्शन बोलेंगे, ठीक है। ऐसी रिएक्शन जिसमें रिडक्शन और ऑक्सीडेशन साइमल्टेनियसली हो रहा है, मीन्स साइड बाय साइड हो रहा है, ठीक है, तो ऐसी रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं, रेडॉक्स रिएक्शन। यहाँ पे जो रेड है वो रिडक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है और जो ऑक्स है वो ऑक्सीडेशन को। तो दूस रिएक्शन इन विच रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन टेक प्लेस साइमल्टेनियसली इज कॉल्ड रेडॉक्स रिएक्शन। नेक्स्ट, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। तो दूस रिएक्शन इन विच एक्वा का सोल्यूशन ऑफ टू कंपाउंड ऑन मिक्सिंग रिएक्ट टू फॉर्म एन इनसोल्यूबल कंपाउंड, ठीक है। हमने दो सोल्यूशन लिए, ठीक है, एक्वा का सोल्यूशन लिए,
ठीक है, और उनको क्या कर दिया, मिक्स कर दिया, और उनको मिक्स करने पे इनसोल्यूबल कंपाउंड बनता है। ठीक है, जो एक्वा का सोल्यूशन थे, हमने 2 टेस्ट ट्यूब ली, उसमें जो एक्वा का सोल्यूशन लिया हमने, मीन्स वाटर के अंदर हमने केमिकल डिजोल्व कर दिया, और वाटर के अंदर जो केमिकल डिजोल्व हुआ उस केमिकल को हम क्या बोल रहे हैं, एक्वा का सोल्यूशन, वो उसमें सोल्यूबल फॉर्म में है। और जैसे ही हम दोनों एक्वा का सोल्यूशन को मिक्स करते हैं तो वो क्या हो जाते हैं, इनसोल्यूबल हो जाते हैं, हार्ड फॉर्म में आ जाते हैं। ठीक है, विच सेपरेट आउट एज ए सॉलिड। तो ऐसे रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, प्रेसिपिटेशन, है ना। हमने टू केमिकल्स के एक्वा का सोल्यूशन लिए। एक्वा का सोल्यूशन मीन्स उसमें जो केमिकल है वो वाटर में डिजोल्व है, कंप्लीटली डिजोल्व है, और जैसे ही हमने दोनों एक्वा का सोल्यूशन को मिक्स किया, है ना, वो इनसोल्यूबल फॉर्म में आ जाते हैं, है ना। और इनसोल्यूबल फॉर्म में मीन्स वो एक सॉलिड फॉर्म में अपीयर होते हैं। तो ऐसे रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन बोलते हैं। या हम ये भी बोल सकते हैं कि सोल्यूशन को मिक्स करने पे अगर हम उसमें गैस पास करते हैं, है ना, तो प्रेसिपिटेट की फॉर्मेशन है ज़्यादा होती है। तो ऐसे रिएक्शन को भी हम क्या बोलते हैं, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन बोलते हैं। सच एन इनसोल्यूबल कंपाउंड इज फॉर्म व्हेन ए गैस इज पास थ्रू सोल्यूशन ऑफ ए कंपाउंड आर कॉल्ड प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। ठीक है, आप देख सकते हैं यहाँ पे सोडियम सल्फेट है, Na2 मीन्स सोडियम और SO4 मीन्स सल्फेट, सोडियम सल्फेट, और यहाँ पे क्या है, बेरियम क्लोराइड। तो हमने 2 सोल्यूशन लिए, एक हमने सोडियम सल्फेट का लिया और एक बेरियम क्लोराइड का लिया। ठीक है, और दोनों ही सोल्यूशन को जब हमने मिक्स किया, है ना, तो वहाँ पे वाइट कलर के वहाँ पे प्रेसिपिटेट बन रहे हैं, और वो प्रेसिपिटेट किसके बन रहे हैं, बेरियम सल्फेट के। ठीक है, तो ऐसे रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। ठीक है, 2 एक्वा का सोल्यूशन को मिक्स करने पे, है ना, इनसोल्यूबल कंपाउंड की फॉर्मेशन होती है सॉलिड फॉर्म में। तो ऐसी रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। नेक्स्ट, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, बिल्कुल इजी है। ठीक है, ए रिएक्शन इन विच एसिड रिएक्ट विद बेस, ए रिएक्शन इन विच एसिड रिएक्ट विद बेस टू फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर इज कॉल्ड न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। ऐसी रिएक्शन जिसमें जो एसिड है वो बेस के साथ रिएक्ट कर रहा है और क्या बन रहा है, सॉल्ट प्लस वाटर। तो ऐसे रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। यहाँ पे हमने जो एसिड है, ठीक है, यहाँ पे रोंग हो गया थोड़ा सा, कि जो एसिड है हमने यहाँ पे HCl लेना था। क्या लेना था, HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड है वो सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ में रिएक्ट करेगा और क्या बनेगा, साल्ट, NaCl प्लस में वाटर। ठीक है, तो ऐसे रिएक्शन जिसमें एसिड जो है बेस के साथ रिएक्ट करता है और क्या बनता है, सॉल्ट एंड वाटर, इज कॉल्ड न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। ठीक है, यहाँ पे ये गलत है, यहाँ पे H आना था, सोडियम की जगह पे क्या आना था, H आना था। ठीक है, तो एसिड प्लस बेस, ए रिएक्शन इन विच एसिड रिएक्ट विद बेस टू फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर इज कॉल्ड न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। नेक्स्ट, फोटोकेमिकल रिएक्शन। ठीक है, फोटोकेमिकल रिएक्शन, सच रिएक्शन विच टेक प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट आर कॉल्ड फोटोकेमिकल रिएक्शन। ऐसी रिएक्शन जो लाइट की प्रेजेंस में होती हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, फोटोकेमिकल रिएक्शन बोलते हैं। फोटो मीन्स क्या होता है, लाइट। अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो सिल्वर क्लोराइड है, सिल्वर का फार्मूला क्या होता है, Ag, और क्लोरीन का क्या है, Cl। तो जो सिल्वर क्लोराइड है उसका कलर कैसा है, वाइट है। तो सिल्वर क्लोराइड पे जैसे ही सनलाइट पड़ती है तो जो वाइट कलर का सिल्वर क्लोराइड है वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, ग्रे कलर में। जो सिल्वर है वो ग्रे कलर में कन्वर्ट हो जाता है। जो सनलाइट है वो सिल्वर क्लोराइड को ब्रेक कर देती है सिल्वर प्लस में क्लोराइड में, और सनलाइट की वजह से वाइट कलर के सिल्वर का कलर कैसा हो जाता है, ग्रे हो जाता है। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है, ये रिएक्शन मोस्ट इंपॉर्टेंट है और ये CBSE में, HBSC में, मल्टीपल में पूछी जाती है। ठीक है, कि जो सिल्वर क्लोराइड है, ठीक है, सनलाइट उसको क्या कर रही है, ब्रेक कर रही है सिल्वर प्लस क्लोरीन में। ठीक है, और जो वाइट कलर का सिल्वर है उस पर जब सनलाइट पड़ेगी तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ग्रे कलर में। इसी को हम क्या बोलते हैं, फोटोकेमिकल रिएक्शन। इसी तरह सिल्वर ब्रोमाइड है, सिल्वर ब्रोमाइड पे जब सनलाइट पड़ेगी तो जो सिल्वर ब्रोमाइड है वो ब्रेक हो जाएगा सिल्वर प्लस ब्रोमीन में। ठीक है, वाइट सिल्वर क्लोराइड टर्न ग्रे इन सनलाइट। This is due to decomposition of silver chloride into silver and chlorine by light, silver chloride into silver and chlorine by sunlight। वही बोला हुआ है जो मैंने आपको बताया है कि जो सिल्वर क्लोराइड है
इस पे जब सनलाइट पड़ेगी तो जो सिल्वर क्लोराइड है वो ब्रेक हो जाएगा सिल्वर प्लस क्लोरीन में, और यहाँ पे सनलाइट की वजह से जो वाइट कलर का सिल्वर है उसका कलर कैसा हो गया, ग्रे कलर हो गया। कैसा हो गया, ग्रे कलर। नेक्स्ट, कोरोजन। ठीक है, कोरोजन को हम हिंदी में क्या बोलते हैं, जंग लगना। क्या बोलते हैं, जंग लगना। तो द प्रोसेस ऑफ स्लोली ईटिंग अप ऑफ मेटल ड्यू टू अटैक ऑफ एटमॉस्फेरिक गैसेस सच एस ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन सल्फाइड, वाटर वेपर etc. on the surface of metal to convert the metal into oxide, carbonate, sulfide etc. is known as corrosion। ठीक है, जंग लगना। तो यहाँ पे क्या है, देखो कोई भी मेटल है तो हमारे जो एटमॉस्फेयर है उसमें डिफरेंट टाइप ऑफ गैसेस प्रेजेंट है। ठीक है, हमारा जो एटमॉस्फेयर है वो हमारे एटमॉस्फेयर में डिफरेंट टाइप ऑफ गैसेस प्रेजेंट हैं, जैसे ऑक्सीजन होगी, कार्बन डाइऑक्साइड होगी, हाइड्रोजन सल्फाइड होगी, वाटर वेपर है। तो जो गैसेस हैं ये मेटल के सरफेस के साथ में रिएक्ट करती हैं और मेटल को स्लोली स्लोली क्या करती हैं, ईट करती हैं, और मेटल को कन्वर्ट करती हैं मेटल ऑक्साइड में, कार्बोनेट में, सल्फाइड में। ठीक है, तो द प्रोसेस ऑफ स्लोली ईटिंग अप ऑफ मेटल ड्यू टू अटैक ऑफ एटमॉस्फेरिक गैसेस सच एस ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन सल्फाइड, वाटर वेपर, है ना। तो ये जो मेटल की सरफेस है उसको कन्वर्ट करती हैं मेटल ऑक्साइड में, मेटल कार्बोनेट में एंड मेटल सल्फाइड में। तो ऐसी रिएक्शंस को हम क्या बोलते हैं, कोरोजन बोलते हैं। ठीक है, तो हाउ टू प्रिवेंट कोरोजन, है ना, कोरोजन को हम किस तरह से रोक सकते हैं, जंग लगने को। ठीक है, बाय पेंटिंग, बाय ऑयलिंग, बाय ग्रीसिंग, बाय गैल्वेनाइजेशन। गैल्वेनाइजेशन मीन्स क्या होता है, जिंक की लेयर चढ़ा देते हैं हम मेटल्स पे, क्या करते हैं, जिंक की लेयर चढ़ा देते हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं, गैल्वेनाइजेशन। या हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रोप्लेटिंग। अगर हम इलेक्ट्रॉन की लेयर चढ़ा देते हैं तो क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोप्लेटिंग। और ये सभी मेथड अपनाने से जो आयरन है उसको रस्टिंग नहीं होती, या क्या है, जंग नहीं लगती। तो कौन कौन से मेथड हैं, बाय पेंटिंग, बाय ऑयलिंग, बाय ग्रीसिंग, बाय गैल्वेनाइजेशन एंड बाय इलेक्ट्रोप्लेटिंग। नेक्स्ट, रेंसिडिटी, है ना। तो रेंसिडिटी क्या होता है, द ऑक्सीडेशन ऑफ ऑयल और फैट इन ए फूड रिजल्टिंग इनटू बैड स्मेल एंड बैड टेस्ट इज कॉल्ड रेंसिडिटी। ठीक है, ऑक्सीडेशन ऑफ ऑयल और फैट इन ए फूड रिजल्टिंग इनटू बैड स्मेल एंड बैड टेस्ट इज कॉल्ड रेंसिडिटी। अब हम इसको बड़े ही इजी वे से समझते हैं। देखो जो फूड है उसके अंदर ऑयल भी प्रेजेंट है और फैट भी प्रेजेंट है। ठीक है, और जैसे भी कोई भी चीज़ ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आती है तो ऑक्सीजन उसमें क्या होती है, ऐड होती है। ठीक है, कोई भी फूड ऑक्सीजन के फूड में क्या प्रेजेंट है, ऑयल और फैट। तो जैसे ही वो ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आता है तो ऑक्सीजन उसमें ऐड होती है। अब उसका ऑक्सीडेशन हो रहा है तो वो क्या प्रोड्यूस करता है, बैड टेस्ट और बैड स्मेल। ठीक है, जैसे ही फूड में जो ऑयल और फैट प्रेजेंट है उसके साथ उसका ऑक्सीडेशन होता है तो जो फूड है वो क्या प्रोड्यूस करता है, बैड टेस्ट एंड बैड स्मेल। तो उसी को हम क्या बोलते हैं, रेंसिडिटी बोलते हैं। ठीक है, ऑक्सीडेशन ऑफ ऑयल एंड फैट इन ए फूड रिजल्टिंग इनटू बैड स्मेल एंड बैड टेस्ट इज कॉल्ड रेंसिडिटी। ठीक है, तो रेंसिडिटी को हम कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं, तो हमें रेंसिडिटी में क्या करना है, जो फूड है ना, उसमें ऑक्सीजन ऐड नहीं होने देनी है। ऑक्सीजन ऐड मीन्स उसका ऑक्सीडेशन नहीं होने देना है। अगर ऑक्सीडेशन नहीं होगा तो जो बैड टेस्ट और बैड स्मेल भी नहीं प्रोड्यूस होगा। ठीक है, जो बैड टेस्ट और बैड स्मेल प्रोड्यूस हो रहा है वो किसकी वजह से हो रहा है, ऑक्सीडेशन की वजह से हो रहा है। ठीक है, द ऑक्सीडेशन ऑफ ऑयल और फैट इन ए फूड रिजल्टिंग इनटू बैड स्मेल एंड बैड टेस्ट इज कॉल्ड रेंसिडिटी। तो रेंसिडिटी को हम कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं, बाय एडिंग एंटीऑक्सीडेंट। हम फूड में क्या ऐड कर सकते हैं, एंटीऑक्सीडेंट। अब ये एंटी मीन्स क्या होता है, अपोजिट। ये फूड का ऑक्सीडेशन नहीं होने देंगे, ये फूड का ऑक्सीडेशन नहीं होने देंगे। अब फूड का ऑक्सीडेशन नहीं होने देंगे तो जो फूड है वो बैड स्मेल एंड बैड टेस्ट क्या है, नहीं प्रोड्यूस करेगा। ठीक है, इसी तरह हम फूड की क्या कर सकते हैं, वैक्यूम पैकिंग कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, वैक्यूम पैकिंग। वैक्यूम पैकिंग में क्या होगा कि इसमें जो हमारा फूड है वो अच्छी तरह से पैक होगा और वो ऑक्सीजन के कांटेक्ट में नहीं आएगा, और ऑक्सीजन के कांटेक्ट में नहीं आएगा तो वो बैड टेस्ट और बैड स्मेल प्रोड्यूस नहीं करेगा। इसी तरह रिप्लेसिंग एयर बाय नाइट्रोजन। ठीक है, जो एयर है हम उसको किससे रिप्लेस कर सकते हैं, नाइट्रोजन से। ठीक है, एयर की जगह हम उसमें नाइट्रोजन ऐड कर देंगे। ठीक है, आप देख सकते हैं कि जो आप जो चिप्स खाते हैं, ठीक है, तो उसमें कौन सी गैस होती है, नाइट्रोजन गैस होती है। कौन सी गैस, नाइट्रोजन गैस।
इसी तरह रेफ्रिजरेशन ऑफ फूड स्टफ, ठीक है, फूड का ऑक्सीडेशन ना हो इसीलिए हम अपने फूड को कहाँ स्टोर करते हैं, रेफ्रिजरेटर में, ठीक है, रेफ्रिजरेटर में, क्योंकि रेफ्रिजरेटर में जो हमारा फूड है वो लॉन्ग टाइम तक क्या रहता है, सेव रहता है। तो वो सेव क्यों रहता है, क्योंकि वहाँ पे फूड का ऑक्सीडेशन कम होता है या नहीं होता है, ठीक है। तो एक बार हम इसको रीड कर लेते हैं। वैसे मैंने आपको बता दिया है रेंसिडिटी क्या होता है, द ऑक्सीडेशन ऑफ ऑयल और फैट इन ए फूड रिजल्टिंग इनटू बैड स्मेल एंड बैड टेस्ट इज कॉल्ड रेंसिडिटी, है ना। और हाउ टू प्रिवेंट रेंसिडिटी, इसके 4 मेथड हैं, तो आपको सिर्फ ये याद रखने हैं, ठीक है, ये मैंने आपकी नॉलेज के लिए ऐड किए हैं, ठीक है। तो हाउ टू प्रिवेंट रेंसिडिटी बाय एडिंग एंटीऑक्सीडेंट in food industry a number of special type of substance are added before packing which slow down the process of oxidation, such substance are called antioxidant। तो इंडस्ट्री में, है ना, जो फूड क्रिएट करती है तो वहाँ पे जो स्पेशल टाइप के सब्सटेंस क्या है फूड में ऐड किए जाते हैं जो ऑक्सीडेशन की प्रोसेस को क्या है स्लो डाउन कर देते हैं, ठीक है। तो ऐसे सब्सटेंस को हम क्या बोलते हैं, एंटीऑक्सीडेंट बोलते हैं। एक बार फिर से समझेंगे, जो फूड इंडस्ट्री है उनके पास स्पेशल टाइप के सब्सटेंसेस होते हैं और जब हम फूड में ऐड करते हैं तो वो ऑक्सीडेशन की प्रोसेस को क्या कर देते हैं, स्लो डाउन कर देते हैं। तो ऐसे सब्सटेंसेस को हम क्या बोलते हैं, एंटीऑक्सीडेंट बोलते हैं। नेक्स्ट, वैक्यूम पैकिंग इन ए नंबर ऑफ केसेस आफ्टर पैकिंग द फूड कंटेनर इज इवैक्यूएटेड बिफोर सीलिंग सो दैट एयर ऑक्सीजन इज अवेलेबल टू ब्रिंग अबाउट द ऑक्सीडेशन ऑफ द फूड। वैक्यूम पैकिंग में जब हम फूड को पैक करते हैं, ठीक है, और सील करते हैं तो जो फूड है वो ऑक्सीजन के कांटेक्ट में नहीं आता है। अब ऑक्सीजन के कांटेक्ट में नहीं आता है तो वो बैड टेस्ट और बैड स्मेल नहीं प्रोड्यूस करेगा। इसी तरह इन सम फूड स्टफ द एयर प्रेजेंट अराउंड दैम इज रिप्लेस्ड बाय नाइट्रोजन इन द पैकेट कंटेनिंग द फूड स्टफ, दस ऑक्सीडेशन ऑफ फूड स्टफ इज प्रिवेंटेड। फॉर एग्जाम्पल, बैग्स ऑफ चिप आर फ्लश विद नाइट्रोजन टू प्रिवेंट दैम फ्रॉम ऑक्सीडेशन, है ना। तो हम क्या करते हैं, जो चिप्स के पैकेट हैं उसमें हम नाइट्रोजन भर देते हैं और जब नाइट्रोजन भर देते हैं तो ठीक है वो जो फूड है वो बैड टेस्ट और बैड स्मेल प्रोड्यूस नहीं करता और जो चिप्स के पैकेट हैं वो लॉन्ग टाइम तक क्या रहते हैं, सेफ रहते हैं, ठीक है। इसी तरह रेफ्रिजरेशन ऑफ फूड स्टफ, दिस मेथड इज वेरी कॉमन एट होम, वी कीप द फूड स्टफ इन द रेफ्रिजरेटर ड्यू टू लोअर टेम्परेचर ऑक्सीडेशन इज स्लो डाउन, ठीक है। तो हम जो अपना फूड है वो रेफ्रिजरेटर में रखते हैं, ठीक है, क्योंकि रेफ्रिजरेटर में टेम्परेचर क्या होता है, लो होता है और जिससे जो ऑक्सीडेशन है वो क्या होता है, स्लो होता है, ठीक है। जो तो और उससे हमारे जो फूड है उसमें बैड टेस्ट और बैड स्मेल प्रोड्यूस नहीं होती, ठीक है। तो हमने ये चैप्टर पढ़ा बहुत ही इंटरेस्टिंग वे से और मैं आशा करता हूँ कि आप सभी को ये चैप्टर बड़े ही अच्छे वे से समझ में आ गया होगा, ठीक है। और अगर आप सभी को मेरा समझाना अच्छा लगता है, ठीक है, और आपको लगता है कि मैं बहुत अच्छा करा रहा हूँ और आप इसी तरह का कंटेंट और चाहते हैं तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, ठीक है। एंड रेगुलर अपडेट्स एंड वीडियो के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।